नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है। हमने पिछले कुछ कक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन किया था, जिसमें आपको हिंदी साहित्य के काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग तक का अध्ययन कराया गया था। द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद या छायावादी युग कह सकते हैं आता है, जिसकी समय सीमा 1918 से 1936 तक मानी जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको छायावाद का अर्थ है, छायावाद की परिभाषाएं कि किन किन विद्वानों ने छायावाद को छायावाद क्यों माना है, और इसकी समय सीमा, प्रमुख कवि और छायावाद की विशेषताओं का अध्ययन कराएंगे। वीडियो ध्यान से सुनिएगा, निश्चित ही समझ में आएगा अगर ध्यान से सुनेंगे। और अगर आपको लगे कि कुछ इसमें अच्छा है तो इसको लाइक करिएगा। छायावाद का एक नाम स्वच्छंदतावाद भी है, स्वच्छंद विचारधारा, ये इसकी विशेषता भी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि छायावाद जो द्विवेदी युग चल रहा था, उसके पश्चात द्विवेदी युग का अंत और छायावाद का आरंभ क्यों हुआ, या फिर द्विवेदी युग के बाद के समय को छायावादी कविता ही क्यों कहा गया, छायावाद ही क्यों कहा गया, कुछ और नाम भी हो सकता था। द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में जो कविता धारा प्रवाहित हुई, जो कविता की धारा बह रही थी, वह छायावादी कविता नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी समय सीमा 1918 से 1936 तक, या फिर कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना झरना से लेकर जयशंकर प्रसाद की कामायनी तक माना जा सकता है। परंतु इस कालावधि में, इस समय सीमा के अंतर्गत छायावाद की इतनी प्रमुख प्रवृत्ति रही है कि सभी कवि इससे प्रभावित हुए, और जो द्विवेदी युग के कवि भी थे, बाद में उनकी प्रवृत्तियां भी, जैसे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्विवेदी युग में भी थे, और बाद में वो छायावादी प्रवृत्तियां उनकी कविता में आ गई, तो इस युग को छायावादी कहा जाने लगा, छायावादी युग कहा जाने लगा। केवल निराला की बात नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कवि। छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए हमें उस पृष्ठभूमि को, जिस पर ये ढांचा टिकाया गया, ये आधारित हुई ये कविता, उसे समझ लेना, जिसने इस छायावाद को जन्म दिया, उसे समझना आवश्यक है। साहित्य के क्षेत्र में प्रायः देखा जाता है कि पूर्ववर्ती युग के अभावों को, जो उस युग में, जैसे भारतेंदु युग में जो कमियां थीं, उन्हें दूर करने, भारतेंदु युग में प्रमुख कमी ये रह गई थी कि भाषा पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो द्विवेदी युग में उस कमी को दूर किया गया, उसके आधार पर उसकी विशेषताएं निर्धारित हुई। वही जो कमी द्विवेदी युग में रह गई, द्विवेदी युग में क्या हो गया कि इतिवृत्तात्मकता की प्रवृत्ति बढ़ गई, इतिवृत्तात्मकता हावी हो गई, तो उसे दूर करने के लिए छायावाद का जन्म हुआ। छायावाद के मूल में यही नियम काम कर रहा था। द्विवेदी युग की जो कविता थी, वो एक कोरी उपदेश मात्र, ऐसा लग रहा था कि वो केवल एक, अगर हम आज के समय की बात करें, आज की भाषा में बात करें, तो वो एक दिखावटी आवरण मात्र रह गया था, प्रैक्टिकली व्यावहारिक रूप से नहीं हो रहा था वो। उसमें समाज सुधार की चर्चा व्यापक रूप से की जाती थी, कुछ आख्यानों का वर्णन किया जाता था, उपदेशात्मकता, नैतिकता की प्रधानता के कारण बहुत अधिक जब उपदेश दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वातावरण में और कविता के माध्यम से जब उपदेश अधिक बढ़ जाते हैं, बार बार आपको ही उपदेशात्मक स्वर में अगर बात की जाए तो नीरसता आ जाती है, बोरियत आ जाती है। वही काम हुआ उस कविता में। कवि का हृदय नीरसता से ऊब गया, मात्रा की गलती है यहाँ पर, नीरसता से ऊब गया, और कविता में समरसता लाने के लिए वो छटपटा उठा। तो कवि ने क्या किया, प्रकृति को माध्यम बनाया। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत इसी छायावादी युग में हुए। इसके लिए जब कवि ने प्रकृति को माध्यम बनाया, तो मानव भावनाओं का चित्रण होने लगा, मानवीकरण अलंकार छायावाद में अधिक दिखाई दिया। तभी छायावाद का जन्म हुआ, और कविता इतिवृत्तात्मकता को छोड़कर कल्पना लोक में विचरण करने लगी। इतिवृत्तात्मकता में क्या था, वास्तविकता बहुत अधिक कह दी जाती थी, और जो हम आसपास परिस्थितियां थीं, जो उस समय देश काल और वातावरण था, उसके अनुसार कविता
का दम घुटने लगा था। कविता में जो द्विवेदी युग में कहा गया कि कविता केवल मनोरंजन का साधन नहीं, समाज सुधार का माध्यम होना चाहिए। छायावाद में ऐसा नहीं है कि वो मनोरंजन का साधन बन गई, पर कोई भी कार्य अगर हम उसे कहते हैं कि एंजॉय करते हुए, उसका आनंद लेते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें अधिक हमें प्रसन्नता होती है और मन भी खुश रहता है। तो छायावादी कवियों ने यही करने का कार्य किया। ऐसा नहीं है कि केवल यहाँ पर कल्पना ही, यहाँ भी वास्तविकता थी। कल्पनाओं के साथ साथ कल्पना की अधिकता कह सकते हैं कि हो गई। जैसे कि जयशंकर प्रसाद ने जो कामायनी है वो कल्पना लोक पर, उसमें आध्यात्मिक कथाओं को मिलाकर, पौराणिक कथाओं को मिलाकर कल्पना की शक्ति से, कल्पना के सहारे एक पूरा महाकाव्य रच दिया गया। इसके बाद कुछ कवियों ने, जैसे कि जो छायावाद की परिभाषाएं दी गई हैं उसमें जो कहा गया, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, इसका संबंध कथावस्तु से, अर्थात जो कवि उस अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलंबन बनाकर कल्पनामयी चित्रमयी भाषा में अनेक प्रकार से कविता करता है, व्यंजना करता है। और दूसरा क्या है, काव्य शैली या पद्धति के रूप में। जो छायावाद की विशेषता रहस्यवाद है उसमें कवि क्या करता है कि एक अज्ञात प्रियतम का तात्पर्य यहाँ परमात्मा से है। कवि उस परमात्मा को पाने के लिए कल्पना लोक में विचरण करता है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। महादेवी वर्मा ने कहा कि छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद ने भी, सबने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। तो छायावाद जो है वो एक तरह से कवियों की कल्पना शक्ति और इतिवृत्तात्मकता के परिणाम स्वरूप इसका उदय हुआ। अब छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हम देख लेते हैं। समय सीमा आपको बता दी गई पहले ही, सन 1918 से 1936 तक। 18 से द्विवेदी युग का अंत हुआ और छायावाद का आरंभ, और 36 में इसका छायावाद समाप्त होने लगा और इसके बाद प्रगतिवाद आने लगा। विशेषताएं, सबसे पहली विशेषता बताई गई है आत्माभिव्यक्ति। आत्माभिव्यक्ति क्या है? यहाँ पर पॉइंट्स, आपको केवल पॉइंट्स याद करने हैं, केवल ये बिंदुवार याद करना है आपके कक्षा 11-12 के अनुसार। इतना अधिक गहराई से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर समझने के लिए, क्योंकि आगे जब आप आगे पढ़ेंगे तो अगर आपको ये जो बेसिक नॉलेज है ये अगर होगा तो आसानी से समझ में आएंगी। तो इसकी विशेषताएं हम देखते हैं। आत्माभिव्यक्ति क्या है? जो अपने आप, कवि अपने मन की बात अपने आप जहाँ पर भी कवि कल्पना करता है तो वो बाहर इधर उधर ढूंढने के बजाय स्वयं के अंदर देखता है। वो स्वयं की बात करते हुए, जैसे महादेवी वर्मा ने जो लिखा है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, वो अपने जीवन से ही सारे उदाहरण देता है। प्रसाद जी ने भी इसी तरह से अपने जीवन के बारे में ही, जो उनके स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में घटित हो रहा था, वही उनकी रचनाओं में भी दिखाई देता है। नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण। इस युग में नारी सौंदर्य और प्रेम चित्रण की बात कही गई। बहुत सारे कवियों ने लिखा है इस पर, बहुत सारी रचनाएं इसको आधार बनाकर लिखी गई। और जयशंकर प्रसाद ने कामायनी में कई जगह पर नारी सौंदर्य का वर्णन किया है। जैसे कि आपने अपने पाठ्यक्रम में ही पढ़ा है श्रद्धा मनु में कि कहा कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच घन घिरते हो घनश्याम। इस तरह के कई सारे उदाहरण देते हैं। और पंत जी भी प्रकृति वर्णन करते हुए उसमें नारी सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद तीसरा है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम चाहे सुमित्रानंदन पंत हो या फिर जयशंकर प्रसाद हो। जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी लहर रचना में
प्रकृति का वर्णन करते हुए खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, इस तरह की कविता लिखी है। और सुमित्रानंदन पंत तो पूरे प्रकृति के कवि कहे जाते हैं, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, तो कहते हैं तोड़ द्रुमु के मध छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, कि प्रकृति से मैं कैसे संबंध तोड़ लूँ। उनका जन्म ही प्राकृतिक एक परिवेश में हुआ था। तो इस प्रकार प्रकृति प्रेम इस युग के कवियों में देखा गया। राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण 1918 से 1936 का समय है ये छायावाद का, तो स्वाभाविक है इसमें राष्ट्रीय और सांस्कृतिक जागरण भी दिखाई देगा ज़रूर, क्योंकि कविताओं में जो तत्कालीन परिस्थितियां होती हैं वो दिखाई देती हैं। जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान इसी युग की कवित्रियों में आती हैं, इसी धारा की जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में है। जागरण इन्होंने बहुत सारी रचनाओं के माध्यम से जो राष्ट्रीय प्रेम था, राष्ट्र के प्रति जो एक आज़ादी के लिए जो क्रांति थी, सियाराम शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सभी कवियों ने इसी धारा में शामिल होकर रचनाएं लिखी हैं। रहस्यवाद प्रमुख विशेषता छायावाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ये रहस्यवाद। रहस्यवाद आपको पहले ही बताया कि जब कोई कवि या कवित्री अज्ञात प्रियतम को पाने के लिए कल्पना लोक में विचरण करता है। अज्ञात प्रियतम से तात्पर्य है ईश्वर से, उसकी सत्ता अज्ञात होते हुए भी उसको पाने की कल्पना करता है कवि, तो वो है रहस्यवाद। पता नहीं चलता, जैसे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण होने दो अकेला, तो उसको पाने के लिए वो बार बार प्रेरणा देती हैं। स्वच्छंदतावाद, स्वच्छंद विचारधारा, किसी बंधन से मुक्त होना, स्वच्छंदतावाद। कल्पना की प्रधानता, बार बार आपको बताया गया कि कल्पना की प्रधानता इस युग में थी। दार्शनिकता, बहुत सारे दर्शन शास्त्रियों पर, दार्शनिक विचारधाराओं पर, जैसे सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, महादेवी वर्मा जी बौद्ध दर्शन से प्रभावित थी। तो ये जिस दर्शन से प्रभावित थे, दर्शन को हम अंग्रेजी में फिलॉसफी बोलते हैं, तो जिस किसी के भी दर्शन से, दर्शन का हिंदी में तात्पर्य विचारधारा से है, जिससे प्रभावित थे उसकी विचारधारा, उसके शब्दों को इन्होंने अपनी कविताओं में उतारा। तो ये प्रमुख विशेषताएं थी छायावाद की, जिन्हें आपको बिंदुवार याद करना है, पॉइंट वाइज। अब छायावाद के प्रमुख कवि देख लेते हैं। जब हम प्रमुख कवियों की बात करेंगे तो छायावाद के आधार स्तंभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अक्सर पूछा जाता है कि छायावाद के आधार स्तंभ जब जो बेस पिलर है जिन पर कोई इमारत खड़ी होती है, आधार स्तंभ, स्तंभ का अर्थ है खंभा, जो 4 खंभे बनाए जाते हैं किसी भी इमारत को खड़ा करने के लिए, वो आधार स्तंभ कहे जाते हैं। और छायावाद के 4 आधार स्तंभ थे। महादेवी वर्मा, सबसे पहले आता है जयशंकर प्रसाद का नाम, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद का नाम। ये प्रमुख 4 कवि यहाँ पर दिए गए हैं और इनका जन्म वर्ष भी दिया है। 1889 में इनका जन्म, 1937 में मृत्यु हो गई। प्रमुख रचनाएं इनकी हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये प्रमुख रचनाएं दी गई हैं इनकी, जयशंकर प्रसाद की। बहुत सारी हैं पर यहाँ पर ये प्रमुख दी गई हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा आदि। बहुत सारी हैं इनकी भी और रचनाएं, जैसे कुकुरमुत्ता, जैसे कि बेला के नए पत्ते, गीतिका, गीतपुंज, सांध्य कांकली, अनामिका, सुमित्रानंदन पंत, लोकायतन इनका महाकाव्य है, चिदंबरा, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, उच्छ्वास और गुंजन, युगांत, युगवाणी। तो इस प्रकार ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। महादेवी वर्मा, निहार, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि, यामा, सप्तपर्णा, सांध्य गीत और कई सारी इनकी भी रचनाएं हैं। तो ये 4 आधार स्तंभ हैं। इनमें से अगर कोई भी आपसे पूछा जाए कि छायावाद के आधार स्तंभ इनमें से हैं या नहीं हैं, तो ये 4 नाम आपको याद होने चाहिए।
ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रमुख कवियों के नाम हम देख लेते हैं। प्रमुख कवियों में हरिवंश राय बच्चन, इनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत, आकुल अंतर, बंगाल का अकाल, हलाहल, खादी के फूल, कई सारी दी हैं। आपको ये जितनी मैंने रेखांकित की हैं ये आपको याद कर लेनी है। नरेंद्र शर्मा, शूल फूल, कर्ण फूल, प्रभात फेरी, मिट्टी और फूल आदि। रामेश्वर शुक्ल अंचल, मधुलिका, अपराजिता, लाल चूनर, वर्षांत के बादल आदि। इसके बाद और भी कई सारे कवि आते हैं छायावाद में, राम कुमार वर्मा। और सबसे पहले तो एक बात यहाँ पर हम आपको बताना भूल गए बीच में, सबसे पहले आरंभ में, कि छायावाद नाम किसने, छायावाद नाम जबलपुर से निकलने वाली श्री शारदा पत्रिका, श्री शारदा पत्रिका में सबसे पहले मुकुटधर पांडे ने छायावाद नाम से एक लेख लिखा था, छायावाद नाम से एक आर्टिकल लिखा था, और वही उन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया था। तो मुकुटधर पांडे भी छायावाद में ही आते हैं। मुकुटधर पांडे, अगर पूछा जाए कि छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया, तो मुकुटधर पांडे ने। इसके बाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक जो काव्यधारा है उसके कवियों के नाम देख लेते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान और दिनकर की कुछ रचनाएं इसमें आती, जबकि दिनकर प्रगतिवादी कवि हैं। दिनकर का नाम इसमें हम नहीं, छायावाद में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ये अगर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की बात करेंगे तो आते हैं दिनकर इसमें। वैसे प्रमुखता दिनकर प्रगतिवादी कवियों में इनका नाम आएगा। तो ये छायावाद के कुछ प्रमुख बातें थीं जो आपको इस वीडियो में बताई। अगर आपको वीडियो ये समझ में आ गया, कोई भी अगर समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यूपी बोर्ड के लिए जो पाठ्यक्रम है हमारा उसके लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद।